किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई जो है उम्र भर सफ़र में ही रहा। ये वो लोग हैं जिन्हें घर तो छोड़िए सफ़र अभी भी जारी है और बड़ी मुश्किल घड़ी है। और मुश्किल इसलिए क्योंकि ये जो चाहते थे अपने हार्ड अर्न मनी से कमा कर के घर बनाना, वो घर आज तक मयस्सर नहीं हो सका। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं इनका परिचय भी और पूछते हैं कि क्या परेशानी है इनको। सर, आप अपना नाम बताएं और क्या परेशानी है। मेरा नाम अरुण शर्मा है और WTC में मेरा 2012 से मैंने तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए लगा रखा है और पिछले 12-13 सालों में अभी तक कोई डिलीवरी नहीं है प्रोजेक्ट की। लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ 1-2 यूनिट्स हैं जो मेरी, उसका रेंट अभी तक नहीं मिल रहा है। पिछले 3 साल से हमें रेंट के लिए कोरोना के नाम पर वो रेंट जो है आशीष भल्ला जो इसका प्रमोटर है वो अपने पास रखे बैठा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। घर में हमसे सवाल होते हैं कि भाई तुमने कहाँ पैसा फंसा रखा है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम क्या करें। रुपया दिया लेकिन मकान मिला नहीं सर, अब क्या? मैं राजीव मारवा हूँ और मेरा टेक 3 में 1000 स्क्वायर फुट का वायरल स्पेस है। टिल नाउ आई हैव स्पेंड अबाउट 60 लाख रुपीज़ माई हार्ड अर्न मनी। आई एम नॉट गेटिंग रेंट फ्रॉम द टिल डेट। न वापसी रुपया मिल रहा है न किराया मिल रहा है, बस कागज़ पर घर है। कागजी घर सर, कागज़ के नाव तो हम लोग बनाते थे, कागज़ के घर भी अब बनने लगे। देखिए भाई, मैं सब नमस्ते सब लोगों के लिए। मैं विपुल चंद गुप्ता और बेसिकली क्या है, हमारे सिस्टम में जो फ्लॉ है मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये WTC आशीष भल्ला जो है ये एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इसने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है 2009-10 से ये फ्रॉड कर रहा है और ये अलग अलग प्रोजेक्ट लाता है, अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम से लाता है और WTC USA के ये फ्रेंचाइजी ले लेता है। फ्रेंचाइजी लेके ये AR मॉडल, एश्योर्ड रेंटल मॉडल से लाता है और उसमें लोगों को पैसा कलेक्ट करता है। इसको कंस्ट्रक्शन करना नहीं होता है और सारे इसके प्रोजेक्ट स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इसने किसी प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट नहीं किया एक्सेप्ट टेक 1 टेक 2। इसने बेसिकली ये फ्रॉड है 5,000 करोड़ का। इसमें 20,000 लोग फंसे हुए हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वेरियस गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं जिसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वो कर रहा है और रेरा में इसके 350 केसेस चल रहे हैं। कंज्यूमर कोर्ट्स में इसके केसेस चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट ने इनके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया है, पर इसने क्या किया, रेरा से मिलके SQ अकाउंट से ही पैसे निकाल लिए सारे और इसके SQ अकाउंट में आज की तारीख में सिर्फ 5 लाख रुपए है। अब ये बताइए कि रेरा ही करप्ट हो जाए। रेरा की 22/6/2028 की रिपोर्ट है, उस पर ये रेरा एक्शन नहीं लेता है तो उसके लिए हम आम जनता कहाँ जाए? बिल्डर की तो क्रेटा बनी हुई है, हमारी आम जनता की तो कोई एश्योरेंस नहीं है। हम जब आम जनता की एश्योरेंस बनती है तो उसे किसी न किसी तरीके से ये लोग डिमोरलाइज करके, ब्रेक करके, किसी छोटी यूनिट को बाई करके किसी तरह से को ख़त्म कर देते हैं हमारे मूवमेंट को। तो हमारा वही मूवमेंट है। हम जनता के सभी बायर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जुड़ें आके। और ये जो हमारा मूवमेंट है हर हफ्ते 15 दिन में किसी न किसी फॉर्म में हम करते हैं इसे। धन्यवाद। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं और सिस्टम इतनी करप्ट है कि वो एक अदद घर तक नहीं दे पा रही। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो फ्लैट होम बायर्स हैं, हम इनसे भी पूछते हैं। ये सिस्टम का जिक्र कर रहे थे कि सिस्टम करप्ट हो गया है इसलिए घर नहीं मिला। इन्होंने बातों बातों में एक जिक्र किया कि करीब 250 से ज़्यादा केस रेरा में WTC के खिलाफ हैं। आशीष भल्ला का नाम ले रहे थे। आपको क्या लगता है कि इतने केसेज के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आई थिंक पूरा सिस्टम ही करप्ट है। क्योंकि अगर रेरा नहीं सुन रहा, जो मतलब कि बिल्डर्स के लिए लॉ है, तो फिर उसके आगे हम क्या कर सकते हैं अगर सिस्टम ही करप्ट है। क्योंकि इतने केसेस चल रहे हैं कंज्यूमर फोरम में और रेरा में, तो इसका मतलब तो यही है कि सिस्टम करप्ट है। अब मेरा केस चल रहा है रेरा में और ये प्रॉपर्टी मैंने दुबई से ख़रीदी थी, स्क्वायर यार्ड से 2019 में एज ए रिटायरमेंट फंड, बिकॉज आई एम सीनियर सिटीज़न। मैं दुबई से रिटायर होके आ गई तो मेरा तो पूरा पैसा चला गया। अश्योर्ड रिटर्न्स मेरे को 2021 से आई नहीं। तो इट मीन्स दैट द होल सिस्टम इन इंडिया इज़ करप्ट। नहीं तो अभी तक इतना कुछ होने के बाद कुछ होता। अब हम इस उम्र में धक्के खा रहे हैं, बताइए। तो इसका क्या मतलब है कि रेरा भी करप्ट है, पूरा सिस्टम ही इंडिया में करप्ट है। और मैंने ये सोच के लिया था कि मैं दुबई से ले रही हूँ तो इतनी बड़ी इन्होंने कंपनी वहाँ खोली है, स्क्वायर यार्ड्स, दे कैन नॉट चीट।
बट आई हैव बीन चीटेड, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो तो इधर है। देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। दोनों के दावे हैं कि दोनों ईमानदार सरकार है। इस ईमानदारी में गड़बड़ी कहाँ हो रही है? हमने जी 3 वो लिए थे यूनिट्स मेरे ग्रैंडफादर के नाम से। WTC में 1D का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और सारा हमारा हार्ड अर्न्ड मनी था। जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए आशीष भल्ला के ख़िलाफ़, जो इस WTC के प्रमोटर हैं। तो इसी का हम सबको समाधान चाहिए। समाधान सबको चाहिए और समस्या इतनी बड़ी है कि समाधान मिल नहीं पा रहा है। आपको लगता है, उम्मीद है कि पिछले 10-12 सालों की जो लड़ाई है वो किसी अंजाम तक आप लेकर के जा पाएंगे? सर अंजाम तक जानी चाहिए, क्योंकि इतने लोग मजबूर होके, मतलब जिन्होंने पैसा अपना हार्ड मनी अपना इन्वेस्ट किया है और उनको कुछ नहीं मिल रहा, और कुछ लोग तो जैसे अपना सब कुछ लगा बैठे हैं। तो अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा तो वो तो फिर सिस्टम पे क्या विश्वास करेंगे? चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कोई भी, वो किसी पे कोई विश्वास नहीं कर पाएंगे। वो तो फिर वही कहेंगे कि भैया पैसा जो है वो अपने पास रखो, जो है उसे खर्च करो, बस हमें नहीं चाहिए मकान। मकान मिलना मुश्किल है, ज़िंदगी दुश्वार हो रखी है, हर रोज़ प्रदर्शन करना मजबूरी है। इससे मजबूरी ही कहें कि या कुछ और कहें आपकी? बिल्कुल मजबूरी है ये। मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने सुबह 8 बजे से मेरा ऑफिस शुरू होता है, रात को 8 बजे तक मैंने काम करके ये पैसा दिया था कि कल को चलो मेरा बच्चा इतने बड़ा होगा, इतने कुछ हो जाएगा, होने के नाम पे आज धक्के खा रहे हैं हम। कभी इधर एजुटेशन के लिए जाते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी उधर आते हैं, पता नहीं अभी कितना टाइम और हमें धक्के खाने हैं आशीष भल्ला जैसे बदतमीज़ बंदे के लिए। एक नाम है आशीष भल्ला। भल्ला में भलाई कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, लेकिन वो भलाई कर नहीं रहे हैं, कुछ और ही हो रहा है सर। वाकई में ये बात आपने सही कही, उन्होंने अपने नाम की भी लाज नहीं रखी है। और जो हमारे साथ हो रहा है, मेरे फादर ने ली है इनसे यूनिट ये सोच के कि उनके अब ये आने वाले टाइम में उनको कितना उसका वो मिलना था पैसा, और आज उनके साथ क्या हो रहा है वो इतना परेशान है। अपनी एज में उनको इस टाइम पैसे की ज़रूरत है, बट इतना परेशान होने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट नहीं है, कुछ भी उनका कोई साथ देने वाला नहीं, ना कोई सिस्टम, ना कोई भी नहीं। सिर्फ हम लोग इकट्ठा होकर के किसी तरह इसका समाधान ढूंढ रहे हैं, जो कि हमें मिल नहीं रहा। बड़ी मुश्किल लड़ाई है सर। इस लड़ाई में लगता है कि आप जीत पाएंगे, क्योंकि एक ऐसे सिस्टम से लड़ाई आप लड़ रहे हैं जिसको सोकॉल्ड कथित तौर पर हम कहें तो उसको करप्ट सिस्टम कहा जा रहा है। और करप्ट इसलिए क्योंकि 12-13 साल कम समय नहीं होता सर। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड हम लोग पढ़ते आए हैं सर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। यही उदास हैं। देखिए 13 साल पहले मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था और मेरा मदर इन लॉ के पैसे थे। मैंने कहा था आप लगाइए प्लीज़ और इंशाल्लाह अच्छा होगा, मगर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। ये पूरा सिस्टम ही का प्रॉब्लम है, सिस्टम ही ने किया है। अगर सिस्टम हमारे साथ होता तो अब तक हम लोगों को मिल चुका होता। बस ये सिस्टम ही का है, बस मैं सिस्टम ही को बोलूँगा। अगर सिस्टम अभी हमारे साथ योगी जी है, मोदी जी हैं, इनकी तारीफ़ तो बहुत सुनते हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, मगर अभी तक कुछ मतलब लग नहीं रहा है अब तक कुछ। तो क्या बिल्डर लॉबी इतनी हावी है इस देश में कि वहाँ योगी और मोदी की भी नहीं चलती? क्योंकि सवाल जस का तस है। कोई 12 साल से चुनाव इस लड़ाई को लड़ रहा है। मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, उसके बाद 2017 से योगी हैं, उसके बाद भी फिर सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो परेशानी कहाँ आ रही है सर? परेशानी पूरी सिस्टम ही ख़राब है। परेशानी तो यहीं से है। 2019 में मैंने इन्वेस्ट किया था आशीष भल्ला के यहाँ पे CBD पे, तो आज तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करी है। पैसा एस्क्रो के थ्रू दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर दिया गया है। AR के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं कर रहे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे। हार्ड अर्न मनी है, सारी ज़िंदगी के पैसे लगा रखे हैं। मेरे 1260 स्क्वायर फीट एरिया है और काफ़ी पैसा दिया हुआ है, उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो कहाँ से परेशानी होगी? ना कोई रिफंड है, ना कोई सुनने वाला ही कोई नहीं है। पूरा सिस्टम ही करप्टेड है। 2012 में इन्होंने पैसा लगाया, 2025 में आज हम हैं सर। केंद्र में 3 सरकार बदल गई। अगर 2012 से जिक्र करें तो टेक्निकल तौर पर 4 सरकार बदल गई है ओवरऑल। मनमोहन सिंह जी चले गए, 3 बार मोदी जी आ गए, फिर भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। आप संघर्ष ही कर रहे हैं, तो आप तो सड़क पर ही रह गए, आपकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल जी, हम तो सड़क पे ही हैं। 2013 में मैंने बुक कराया था और आज 12 साल हो गए पूरे। फिर उसके बाद एक और लिया मैंने, मेरा एक कज़िन है, इसका ही मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया। 5 साल से न कोई AR मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। 5 साल से हम ऐसे ही बैठे हैं। वो कंस्ट्रक्शन थी, वो भी वैसे वैसे रुकी हुई है। 5 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। हम न्याय की उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से, इस सिस्टम से, लेकिन कहाँ न्याय कहाँ मिल रहा है?
मिलता तो हम यहाँ बैठे होते, लेकिन न्याय की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम इस पे आगे जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। सुनो सरकार, घर खरीदारों की पुकार, लेकिन ये कब तक होगा? क्योंकि इसका समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर बैठे हैं और हर बार धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन के बाद भी मतलब कि आवाज़ आपकी सुनी ही नहीं जा रही, आप इतने कमज़ोर हैं। सर हम तो आज सारे मिल गए हैं तो हम लोग इतना स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन दे पा रहे हैं, अदरवाइज़ अकेले लगे हुए थे सारे। पहले तो हम लोगों ने CBD में 2018 में मैंने लगाए थे पैसे, मेरे फादर ने, कोविड में उनका देहांत हो गया और उन्होंने ये सोच के लगाए थे कि भाई WTC जैसे बड़े ब्रांड का एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए आगे होगा। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा पैसा यूज़ भी हो गया, उस पैसे पे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ, वहाँ पे प्लॉट पूरा खाली पड़ा है और वो पैसा भी हमें वापस नहीं हो रहा है। ये तकलीफ़ आपने सुनी, पिताजी ने इन्वेस्टमेंट किया था ताकि बच्चे का भविष्य बेहतर हो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो घर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा और बच्चे को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, मीडिया के सामने आना पड़ेगा और अपने दर्द के लिए रोना पड़ेगा। हालात बहुत ख़राब हैं। हालात तो ख़राब ही हैं। हमने अपना मकान बेच के आधे पैसे कहीं इन्वेस्ट किए और आधे पूरे इसमें इन्वेस्ट किए थे कि हम रिटायरमेंट के बाद जब हम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे तो हंसी खुशी बिता पाएंगे, पर आज हमें उसी पैसे के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उनके इलाज के लिए आप जानते हैं हार्ट पेशेंट को हर महीने एक दवाइयों की एक पर्टिकुलर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। यही सोचा था कि रेंट आएगा तो एटलीस्ट कम से कम मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हम ले सकते हैं वो आसानी से ले सकेंगे, वो अब आज लग नहीं रहा। लेकिन हम सिस्टम से हमने ये भी सोचा था कि रेरा जब आया था तब बड़े लोग खुश थे कि बिल्डर के ऊपर एक लगाम लगेगी, बट रेरा भी उन्हीं के साथ मिल गया। क्या फ़ायदा इस होप का? न अथॉरिटी का साथ मिल रहा है, न रेरा का साथ मिल रहा है, न सांसद का साथ मिल रहा है, न विधायक का साथ मिल रहा है। साथ मिल रहा है तो बस घर खरीदारों का, और जिनकी आवाज़ जो है इतनी कमज़ोर हो रखी है क्योंकि उस आवाज़ की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्याएं तो जस के तस हैं। मैंने 2018 में अपने रिटायरमेंट फंड से इन्वेस्ट किया था CBD 132 सेक्टर नोएडा में, WTC का प्रोजेक्ट था। WTC के नाम से हमने सोचा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसमें तो फ्रॉड हो नहीं सकता, और हमने चूँकि सारा पैसा चेक से दिया था हमारे रिटायरमेंट फंड से, यही सोच के कि चलो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा। लेकिन 2018 से अभी तक उन्होंने कोविड से पहले तक कुछ एश्योर्ड रिटर्न दिए थे, उसके बाद से हमें कुछ नहीं मिला। साइट पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। हम सब लोग इकट्ठे हुए, मिले आपस में, हमने चिट्ठियाँ लिखी, हमने सबको बाई पोस्ट चिट्ठियाँ भेजी हैं, CM योगी साहब को, पुलिस कमिश्नर को, DM को, रेरा चेयरमैन को, यहाँ के सांसद महोदय को, यहाँ के विधायक महोदय को। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि उसका किसी का एक का भी आज तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है। तो अगर ऐसा सिस्टम है तो इसका भगवान ही मालिक है। देश की संविधान ने एक सिस्टम दिया और वो सिस्टम था कि जनप्रतिनिधियों का, हम उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो हमारी आवाज़ को सदन में उठाते हैं, संसद में उठाते हैं। लेकिन जैसा आपने सुना कि एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, तो मुश्किल सर, इतनी बड़ी समस्या, समाधान मिलना लगता है कि आपकी उम्र में मिल जाएगा समाधान, या जैसे सर कह रहे थे कि पिताजी गुजर गए, आप भी सीनियर सिटीजन हैं सर, उम्मीद की किरण कहीं नज़र आती है आपको? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उम्मीद कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। मैं मोदी जी का एक डायलॉग बोलता हूँ कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा। देश किससे बना? हम लोगों से, समाज से। अगर हम ही झुक गए इस उम्र में, हम अपना पैसा लगा कर भी दुआएं कर रहे हैं कि भाई साहब कोई न्याय दिला दो, और न्याय नहीं मिल रहा। सारे ऑफिसर, सारे ब्यूरोक्रेट्स, लीडर्स, सबको टच किया, सबके साथ विनती करी, कोई ध्यान नहीं देता, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तो सब के सब लूट खसोट के लिए लगे हुए हैं। वो देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन जो देश का वासी है, जो तुम्हें नेता बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, वो झुक रहा है, वो झुकेगा। तुम मत झुकना, देश भी नहीं झुकेगा।
पहले कई ऐसे बिल्डर्स रहे हैं जिनके साथ इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं। हम नाम ले सकते हैं, यूनिटेक है, सुपरटेक है, जेपी ग्रुप है, और इन तमाम बिल्डर्स की परेशानियों के बाद अब एक नया नाम जुड़ रहा है उस फहरिस्त में, WTC। सर, आपको लगता है कि ये पूरा सिंडिकेट है, एक मोडस ऑपरेंडी है जिस पर ये पूरे लोग सब लोग काम करते हैं? देखिए, जो मुझे दिखाई दे रहा है पूरा सोशल लाइफ में काम करने के बाद और पब्लिक से मिलने के बाद, तो कहीं ना कहीं एक देश का टेम्परामेंट बन गया है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो समाज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेता अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इलेक्शन के टाइम में आता है, वोट लेता है, पार्टी ज्वाइन करता है, जीत के चला जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब वो वहाँ बैठ के अपना घर भरने का काम शुरू कर देगा। बिल्डर आता है, बिल्डिंग बनाता है, आधी अधूरी छोड़ देता है, पैसे को ऐंठ के जनता के को घर लेके बैठ जाता है, जनता रोड पे घूम रही है। कुल मिला के देश रोड पर है और बाकी सिस्टम जो है ऑफिसेज में बैठा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। हालात इतने मुश्किल हैं सर, लगता है कि चीज़ें कभी भी ठीक होंगी या ऐसे ही आप लड़ते रह जाएंगे बस? हमें तो लड़ना ही पड़ेगा। वी हैव टू फाइट फॉर अवर एंड वी नीड जस्टिस फॉर दिस थिंग। अब हमारी एज 70+ है, अब कब तक है कब नहीं पता। पैसा डूब गया तो डूब गया। ये दर्द बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा दर्द है। मैं आपकी समस्याओं को समझ सकता हूँ सर। आंखों में आपके आंसू हैं और ये आंसू बता रहे हैं कि कितना मुश्किल से घर खरीदा था और जब घर नहीं मिलता है तो फिर क्या बीतता है उस इंसान पर। We have lost our hope. Very difficult. Thank you. ये हालात हैं, आप समझिए कि इनके आंसुओं का कोई सबब नहीं है, कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। कहते हैं कि ये दर्द है और हर दर्द की दवा है, लेकिन यहाँ दवा दिखाई नहीं दे रही। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक मैडम बता रही थी कि उनके हस्बैंड हार्ट के पेशेंट हैं, दवाइयाँ, तो हार्ट पेशेंट तो दवाइयों से ठीक हो सकता है, आगे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इस तरह के दर्द की कोई दवा नहीं है जब आँखों में आंसू आ जाते हों और आंसू पोंछने पर 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर परेशान होकर के आंसू पोंछने पर आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पीड़ा में है। परेशानी बहुत बड़ी है। हाँ, परेशानी बड़ी है। गौतम बुद्ध नगर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कतरे कतरे ज़मीन को प्राधिकरण ने बिल्डर्स को अलॉट किया है। जब कोई फ्लैट की या कोई ऑफिस की रजिस्ट्री होती है तो प्राधिकरण उसका एक पार्ट रहता है, एक हिस्सादार रहता है। लेकिन जब हम लोग इसी प्राधिकरण के पास में अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं तो प्राधिकरण सुनने से मना कर देता है। क्यों? प्रशासन नहीं सुन रहा है हमारी बात। गौतम बुद्ध नगर का प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता, प्राधिकरण हमारी बात नहीं सुनता, तो कौन सुनेगा हमारी बात? जिसने ज़मीन बिल्डर्स को औने पौने दामों में दी है वो पैसे लेके बैठ गया हमारी। प्राधिकरण अपनी हक जताता है एग्रीमेंट के समय में, लेकिन हमारी समस्याओं के समय में आंखें बंद करके क्यों सो जाता है? वो कहाँ गया वो प्राधिकरण? उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो आए और हम लोग की समस्याओं का समाधान करे, उसका रास्ता ढूंढे। नहीं आता कोई भी। यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी जिनको हम लोगों ने जिताया है, वो कभी नहीं आते हम लोगों के पास में कि आपकी समस्याएं हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, कोई नहीं आता है। खाली वो अपने वोट के लिए आते हैं। प्राधिकरण के लोगों, प्राधिकरण के अगेंस्ट में तो सुप्रीम का जजमेंट है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद ये स्थिति है। लोगों को आज भी औने पौने दावों पे ज़मीन अलॉटमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई उसके बाद नहीं होती है। वो क्यों तीसरा पार्टनर बन के आ जाता है रजिस्ट्री में, हमको आज तक समझ में नहीं आया इसका। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई थी नोएडा अथॉरिटी पर और उसको करप्ट बताया था, और अब सवाल है कि कोई सुनने वाला नहीं है। सर रो रहे हैं 70 साल की उम्र में, आपकी भी उम्र लगभग 60+ ज़रूर होगी। सर, कहीं उम्मीद की किरण इतनी सी भी बची है? देखिए, मैं तो एक चीज़ सीखी है जीवन में अपने पिताजी से, संघर्ष करो और अपना एक भी पैसा मेहनत और ईमानदारी का जो है वो किसी भी भ्रष्ट सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट व्यापारी के पास छोड़ना नहीं है हमें, और संगठित होकर लड़ना है। ठीक है, इस संगठन में मैं जिस समय चला था मैं अकेला था। आज कम से कम 20 लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, और एक नीरज जी का एक वो है कविता है कि कारवां
बनता चला गया, हम आगे बढ़ते चले गए, तो इस कारवा को बनाते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, लाइक माइंडेड लोग जुड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार और इस सिस्टम के अगेंस्ट हमें लड़ना है और लड़ के आगे बढ़ना है। इसके अलावा मेरे को तो कोई और रास्ता नज़र नहीं आता है। और इस रास्ते में आप कभी एक साथ मिला, हमें और लोग भी साथ जुड़े हैं, बाकी सारे लोग हमारी तरह की स्थिति है। मैं तो रिटायरमेंट फंड के लिए था, मेरी प्राइवेट नौकरी है, मेरे को एक भी पैसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सोचा था 20,000 रुपये महीना आता रहेगा, 20,000 रुपये महीना भी नहीं मिलता है। एक बाज़ार है, बाज़ार में ख़रीदार है और ख़रीदार क्या मिडिल क्लास लोग केवल एक प्रोडक्ट बन करके रह गए हैं? मिडिल क्लास लोग केवल क्या प्रोडक्ट हैं एक उनके लिए? देखिए, आम जनता को जो पूरा सिस्टम है खेती की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग टैक्सेस देते हैं, जब बात आती है न्याय की या किसी भी तरह के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम हमें ही मार देता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं पहले आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाइए, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आप एजिटेशंस कीजिए, सरकारी दफ्तरों में जाइए, फिर वहाँ पर घूस दीजिए जाके। कहने का मतलब है कि आप मार भी खाइए, आप उसके साथ पैसे भी दीजिए। कुल मिला के आप टैक्सेस के साथ 80-90% पैसा केवल जीवन इसी चीज़ में जा रहा है कि हम कमाते रहें और इस सिस्टम को खिलाते रहें। आज ना हमारी आगे की जनरेशन सुरक्षित हैं, ना हमारा अपना जीवन सुरक्षित है। और आज बहुत सारे लोग विदेशों में इसी वजह से भागते हैं क्योंकि वहाँ पे एक सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आज की जो बीजेपी की सरकारें हैं जो सिस्टम के लिए आई हैं, उनके सामने खड़ा है कि अगर ये सिस्टम वो नहीं बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में जो रोष है वो फैलता जा रहा है। और ये सिस्टम बनाने के लिए कुछ नए लोग, नए चेहरे ज़रूर सामने आएंगे, क्योंकि इस तरह से देश लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये बहुत चिंताजनक विषय है। किसानों को लेकर के सरकार कहती है कि वो बहुत संवेदनशील है, लेकिन गरीब केवल किसान नहीं है, ये घर खरीदार भी उतने ही गरीब हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जीवन की जो ज़िंदगी की जो कमाई है उसे घर खरीदने में लगा दिया और जब घर मिलने की बारी आई तो घर केवल कागज़ों पर दिखा। सर, केवल घर कागज़ पर है, कागजी वादे, कागजी घर, कहाँ तक न्याय संगत? बस सिर्फ कागज़ है, हमारे पास घर नहीं है। और उस प्लॉट में जितना उस समय बना था उतना ही आज भी बना है। 2018 से अब 2025 का फरवरी भी ख़त्म होने वाला है, कहीं कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। कोई, मुझे ताज्जुब है इस बात का कि रेरा जैसी संस्था जिसको ये मानकर बनाया गया था कि ये कस्टमर्स को देखेगी, बिल्डर और कस्टमर्स के बायर्स के बीच में कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो उसको देखेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि रेरा ने इसमें क्या किया। उनके बीच बीच में ऑडिट भी हुए हैं, इंस्पेक्शंस भी हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी हैं जो हम साइट पर देखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन लिया ये किसी को नहीं पता। और हज़ारों करोड़ रुपया वो बिल्डर, सो कॉल्ड बिल्डर, आई डोंट नो कौन है क्या है, लेकिन हमने तो WTC के नाम पर ये पैसा जमा कराया था, वो लेके अब कहाँ चला गया, कहाँ नहीं भाग गया, ये हमें मालूम नहीं है। सवाल सरकार से है, सवाल सिस्टम से है और इस सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। परेशानी इस बात की है कि कई साल पहले इन्वेस्टमेंट किया और वो इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्ट किया हुआ मनी कोई और महंगी गाड़ियों को लेकर के घूम रहा है, महंगी चीज़ों को लेकर के घूम रहा है, लेकिन न्याय का इंतज़ार आज भी करीब 12-13 साल के बाद भी। सरकार बदलती है लेकिन सिस्टम जस का तस रहता है। फिर है कि ये सिस्टम कब सुधरेगा, न्याय कब मिलेगा, और अगर न्याय नहीं है तो फिर इस व्यवस्था क्यों चाहिए? ऐसी व्यवस्था क्यों? डेमोक्रेसी के नाम पर लोग कहते हैं कि भाई आप यहाँ रहिए, आपको न्याय मिलेगा, मेरा भारत महान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन वो महानता कहाँ चली जाती है जब सिस्टम पर ही सवाल खड़े होते हैं। आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को ऐसे ही उठाएंगे क्योंकि हम सत्य की बात करते हैं। अब तो बोल, मुँह तो खोल। ये है वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़। धन्यवाद।